हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन क्लास 9 की हिस्ट्री के, जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यार, देखो अभी है ना हमारे सब्सक्राइबर करंटली आज 21 दिसंबर है, ठीक है 2020, और करंटली हमारे सब्सक्राइबर जो है वो 38,000 है। ठीक है 38.1 है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हमें 1.9 सब्सक्राइबर और चाहिए 40,000 क्रॉस करने के लिए। हमें किसी भी हालत में इस साल, तो यानी ये 9 दिन के अंदर किसी भी हालत में 40,000 तो क्रॉस करने ही करने हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का या जो भी वीडियो है, ठीक है, जो भी वीडियो है उन सब का स्टेटस लगा लो। ठीक है, सीधा यहाँ से शेयर करो और सीधा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लैंड करो और बाकी को बोलो कि जी चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में इस बार 40,000 क्रॉस करने हैं। क्योंकि जब मैंने इस चैनल की स्टार्टिंग करी थी तो मेरे को 6 महीने लगे थे 1000 सब्सक्राइबर करने में, और 1000 सब्सक्राइबर बिल्कुल एक्यूरेट 1 तारीख को हो गए थे मेरी, यानी 1 जैन को। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस साल के एंड तक भी एक होल नंबर ही रहे, 40,000 रहे, और उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर से 40,000 से स्टार्टिंग करें। और नेक्स्ट ईयर तो किसी भी हालत में हमें सिल्वर प्ले बटन चाहिए ही चाहिए अपने चैनल के लिए। ठीक है, हम मतलब हमें, आप भी इंक्लूडेड हो इसमें, ये पूरी फैमिली है हमारी। ठीक है, सो सीधा इसको लैंड करवाना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे चैप्टर हैं जो मैं नोट्स अपलोड कर चुका हूँ उनके, तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर क्लिक करोगे ना चैनल के नेम पे, मतलब मेन पॉइंट स्टडी 9 पे क्लिक करोगे आप, टेलीग्राम चैनल अगर आपको पता है तो उस पर क्लिक करोगे तो एक फाइल का ऑप्शन आएगा, फाइल पे क्लिक करना, फिर नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर मेरे को बोल रहे हैं सर ये चैप्टर दो, ये चैप्टर दो। नोट्स मैं पहले डाल चुका हूँ उस पर, आप एक बार पीछे चेक करना। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको पता ही है मैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अपलोड कर चुका हूँ, पूरा चैप्टर विद नोट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी हैंड रिटन। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो जाकर देखना। ठीक है, एमसीक्यू की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से 1 मार्क्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 स्टेट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी में आपको पता है फ्रेंच सोसाइटी 3 अलग अलग पार्ट में बटी हुई थी। कौन कौन सी? क्लर्गी, जिसे क्लर्गी भी कहते हैं, फर्स्ट स्टेट। सेकंड स्टेट थी नोबिलिटी, जिसे सेकंड स्टेट भी कहते हैं, और तीसरा था अपना पीजेंट वगैरह, जिसको थर्ड स्टेट कहते हैं। तो क्लर्गी क्या होता है? टेक केयर रिलेटेड टू द मैटर ऑफ द चर्च, यानी चर्च से रिलेटेड जो भी, मतलब पोप हो गए, प्रीस्ट हो गए, बिशप हो गए, यानी हम पंडित कह सकते हैं। क्रिश्चियन पंडित जो होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? क्लर्गी में आते हैं। ठीक है, दूसरा है नोबिलिटी, ये लैंड ओनर होते हैं, ये बहुत अमीर होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, इन्होंने रेलम का मतलब होता है कहीं ना कहीं राजा के लिए काम किया हुआ होता है, उनके पुरखों ने या किसी ने भी। और है ना, ये इतने अमीर होते हैं कि जो गरीब पीजेंट होते हैं उनको अपने फार्म वगैरह पे, अपनी फील्ड वगैरह पे काम करवाते हैं। और जो तीसरे स्टेट होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तीसरे स्टेट के लोगों की थी फ्रांस में 18th सेंचुरी में, जो कि थी हमारे पीजेंट की, जो गरीब हुआ करते थे, आर्टिसन। ठीक है, गरीब लोगों की, या स्मॉल पीजेंट वगैरह, लैंड से बड़ी, सारे के सारे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता था। ठीक है, टैक्स कितने टाइप के होते थे ये भी हम बात करेंगे नीचे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके जी, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ ये क्वेश्चन तो इस चैप्टर के अंदर से लिख लो, आएगा ही आएगा। ठीक है, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन या आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडेड टू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, यानी फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हुआ, रेवोल्यूशन क्यों हुआ, मोनार्क को क्यों हटाया, लुई 16 को क्यों हटाया। तो ये सारे के सारे रीज़न है। पहली बात तो लोगों ने रेवोल्यूशन क्यों किया? क्योंकि सोशल कॉज की वजह से, यानी सोशल डिवीजन था। आपको पता है तीनों क्लास अलग अलग बटी हुई थी, और बर्थ प्रिविलेज थी, यानी अगर कोई बच्चा नोबिलिटी में पैदा होता तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, या अगर क्लर्की में पंडित के घर पर पैदा होता तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। इसी भेदभाव को देखते हुए लोगों ने क्या किया? रेवोल्यूशन कर दिया कि भैया हमको राइट्स दो, इक्वल राइट्स दो। नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज का मतलब है कि हमारा किंग भी कुछ अच्छा नहीं था, उसकी पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा पुअर थी, खराब पॉलिसी थी, जिसकी वजह से लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया। तीसरा था इकोनॉमिक कॉज। लोगों ने ये देखा कि पैसे ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हो गई थी, खेती खराब हो गई थी, वॉर डेट था, कर्जा चढ़ा हुआ था, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, हमारा किंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से लोगों ने रेवोल्यूशन किया और रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इमीडिएट कॉज, यानी आपको पता ही है कि जो फ्रांस के अंदर जो हमारा राजा था जिसका नाम था लुई 16, वो नए टाइप के टैक्स लेकर आया था जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। ओके, स्टेट जनरल की मीटिंग में वोटिंग इक्वल नहीं थी, जिसकी वजह से लोग गुस्सा थे, इसलिए उन्होंने रेवोल्यूशन करा। और चौथा था हमारा, पांचवा है रोल ऑफ फिलोसफर। रोल ऑफ फिलोसफर यानी जो बड़े बड़े फिलोसफर थे ना, उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बोला कि आपको अपने इक्वल राइट्स के लिए, इक्वालिटी के लिए, लिबर्टी
के लिए, फर्टिनिटी के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और इसी के चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कंडीशन बतानी है फ्रांस की जब लुई 16 राजा बना। तो आपको पता ही जब लुई 16 राजा बना था तो एम्प्टी ट्रेजर, खाली था उसका राजकोष, एकदम कुछ भी नहीं था उसके पास। इकोनॉमी डिस्ट्रिक्शन आ रखा था, पैसे की बहुत तंगी थी क्योंकि वो लड़ाई लड़ी थी, उसने उधार लेके लड़ाई लड़ी थी, मतलब दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी थी और उस पर लोन चढ़ गया। ठीक है, और आपको पता है ये एक्स्ट्रावेजेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द किंग, मतलब किंग जो किंग होता है उसकी ऐशो आराम भरी ज़िंदगी भी होती है, तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता था उसे। और डेट जो था उसके पास, कर्जा तो जो था उसके पास 10 बिलियन लिवरे से भी ज़्यादा था। ठीक है, और अ डिमांड इंटरेस्ट बाय द लैंडर, और जो इंटरेस्ट जो लैंडर थे जिन्होंने पैसे दिए थे वो इंटरेस्ट मांग रहे थे। मतलब हमारे लुई 16 की बहुत बुरी हालत थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट ऑन जैकोबिन्स क्लब। चैप्टर के अंदर से फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लब आपसे पूछा जाएगा वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है। वुमेन्स का भी एक क्लब था बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जैकोबिन्स क्लब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैकोबिन्स क्लब के बारे में आपको पता ही है कि जैकोबिन क्लब्स के अंदर क्या थे कि जो लेस प्रॉस्परस सेक्शन के लोग थे ना, जो गरीब लोग थे वो थे इसके अंदर, जैसे शॉपकीपर, आर्टिशन, कुक, शू मेकर, ये सारे के सारे लोग। जैकोबिन्स क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, लर्न कर लो अच्छे से। और ये ड्रेस कैसी पहनते थे, ये लॉन्ग स्ट्राइप, ठीक है, लॉन्ग ट्राउज़र पहनते थे जिसपे स्ट्राइप धारियाँ वगैरह होती थी, समझ रहे हो ना, प्लेट वगैरह धारियाँ होती थी। और जैसे कपड़े डॉक वर्कर पहनते हैं ना, डॉक वर्कर पता है ना, शिप में जो चढ़ाते हैं उतारते हैं सामान, वैसे ही कपड़े पहनते थे। और टोपी भी लगाते थे बट वुमेन को रेड टोपी लगाने की परमिशन नहीं थी। साथ ही में इनको ना सैन क्लोथ्स भी बोला जाता था। सैन क्लोथ्स का मतलब क्या होता है, विदाउट ब्रीचेस, यानी जिनके घुटने नहीं होते, क्योंकि ये पैंट पहनते थे, लंबी ट्राउज़र पहनते थे, उनके घुटने दिखाई नहीं देते थे, इनको सैन क्लोथ्स कहा जाता था इसी वजह से। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि व्हाट लेगेसी वाज लेफ्ट बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द वर्ल्ड, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उससे हमारे वर्ल्ड को क्या सीखने के लिए मिलता है, क्या क्या चीज़ें मिली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, एंड ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। तो हमारे पूरे वर्ल्ड ने ये देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें ये समझ आया कि भैया फ्यूडल प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी किसी से काम ना करवा पाए ज़बरदस्ती, फ्री में, या टैक्स सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, सबको आज़ादी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, और साथ में डेमोक्रेसी, राजा रानी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही मिली है। ओके, नेक्स्ट है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस बड़ा सिंपल है। फ्रेंच सोसाइटी में एक ऐसा टाइम आ गया था जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और प्राइजेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। ठीक है, देखो पॉपुलेशन बढ़ती है तो चीज़ें कम होती है, और चीज़ कम होती है तो उसके प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, आप देखो जो भी चीज़ कम होती है ना हमारे अर्थ पे, उसके प्राइस ज़्यादा ही होते हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई चीज़ों के दाम भी बढ़ते गए, और इसी वजह से लोगों का मतलब खाने की ज़िंदगी, उनका लाइवलीहुड भी पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब लोगों की ज़िंदगी पर आ बने ना, जब उसकी बेसिक नेसेसिटी पूरी ना हो किसी बंदे की, तो उसी को कहते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था तो बहुत सारे लोगों ने, वुमेंस ने बेकरी शॉप पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो अपने बच्चों को खिला नहीं पा रही थी तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने बेकरी शॉप पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तब आ गई जब हमारे जो कोल्ड विंटर में है ना, हार्वेस्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये इसी की वजह से हो रहा था, इसी की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ जो है मार्च वगैरह भी निकाला था। ठीक है, और आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। ये जो था सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से भी माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो एक तो टेथिस और एक टेल्स, दो टाइप के टैक्स होते थे। जो टेथिस होता था वो दिया जाता था, जो आपको बताइए थर्ड स्टेट ही टैक्स देती थी। जो थर्ड स्टेट थी, जब वो फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्की वगैरह को, ठीक है, क्लर्की वगैरह कौन, वो पंडित वगैरह को अपने प्रोडक्शन का 1/10% देती थी। ठीक है, तो उसको हम फर्स्ट स्टेट, ये शायद मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, आप मेरे को बताना मैंने सही लिखा है गलत लिखा है। जो टेल्स होता था वो थर्ड स्टेट, सीधा स्टेट, थर्ड जो स्टेट थी वो गवर्नमेंट को देती थी। ठीक है, हाँ शायद सही लिखा मैंने। जो टेथिस होता था ना, उसमें क्या था कि थर्ड स्टेट क्लर्की को देती थी टैक्स, और टेल्स होता था वो थर्ड स्टेट किसको देती थी, गवर्नमेंट को देती थी। ठीक है, ओके, ये शायद 1/10 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आप चेक करना इसे और मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन क्या होते हैं। देखो एक्टिव सिटीजन सिंपल होता है, जो बंदे, ये फ्रेंच सोसाइटी की बात हो रही है। 18वीं सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी में किसको माना जाता था एक्टिव सिटीजन, जो भी एक
मेल हो जिसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, जो वेजेस के 3 दिन की वेजेस के इक्वल टैक्स देता हो ना, उसी को हम एक्टिव सिटीजन कहेंगे। बाकी सारे पैसिव सिटीजन, तो सारी की सारी वुमेन और सारे के सारे 25 साल से कम बंदे और 25 साल से ज़्यादा बंदे जो 3 दिन के इक्वल टैक्स ना देते हो, वो भी सारे के सारे पैसिव सिटीजन। ठीक है जी, समझ आ गया। तो सिंपल सी बात है, एक्टिव सिटीजन की डेफिनेशन लिखे, रिमेनिंग कॉल्ड पैसिव सिटीजन लिख देना, खत्म आपका आंसर। आई एम रियली सॉरी अगर ये आपको आवाज़ आ रही है बैंड वगैरह की, ठीक है, लोग शादियों का सीज़न चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1791, यानी 1791 में आपको पता है कि फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसके क्या क्या फीचर्स थे। पहली बात तो उसका सबसे पहला फीचर था कि मोनार्क जो राजा था उसकी पावर पे लिमिट लगाई गई। 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी था और मोनार्की, राजा और कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर दोनों ही रूल करते थे, मतलब जो राजा था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। नेक्स्ट है कि कानून बनाने का जो काम था वो नेशनल असेंबली को दे दिया गया, पावर नेशनल असेंबली को दे दी गई। पहले मोनार्की के पास थी, राजा के पास थी पावर, बट अब नेशनल असेंबली को दे दी गई। नेक्स्ट है कि सिटीजन वर ग्रुप्ड इनटू एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, ठीक है, एंड ओनली सिटीजन विच आर एक्टिव सिटीजन हैव राइट टू वोट। और उसके बाद है ना, हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया कि लोगों को एक्टिव पैसिव सिटीजन में बांट दिया गया, और जो राइट था वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही था वोट देने का। ये आपको बताइए। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, तो आपको पता है जैकोबिन क्लब जो था, जैकोबिन्स क्लब जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो बहुत गलत काम कर रहा था, मतलब वो स्टार्टिंग में तो उसने सही काम किया, बट जो भी उसके खिलाफ जाता उसको मारने लग गया था। तो इसी के चलते जैकोबिन्स क्लब के पास जब पावर आ गई, ठीक है, तो उसने गलत गलत काम करना शुरू कर दिया, अपने ही लोगों को उसने सूली पे चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जैकोबिन्स क्लब भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को फांसी दे दी गई, क्योंकि वो बहुत बुरा काम कर रहा था। इसी के चलते हमने सोचा कि यार किसी एक बंदे के पास पावर नहीं रहनी चाहिए। लोग समझ चुके थे कि यार पहले राजा के पास पावर थी, तब उसने हमारे मजे लिए, फिर जब उसके पास मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास चली गई, एक बंदे के पास पावर चली गई, तो उसने मजे लिए। तो इस समय लोगों ने ये सोचा कि यार एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें एक बंदे के पास पावर ना रहे। तो उन्होंने 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव बनाई, जिसको डायरेक्टरी बोला जाता था। 5 अलग अलग मेंबर, तो 5 अलग अलग मेंबर थे, सबकी अलग अलग सोच थी, बट इससे क्या होते थे, क्लैशेस होते थे डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, सॉरी डायरेक्टरी और लेजिस्लेचर जो काउंसिल थी उनके बीच में, यानी जो मेंबर थे ना, 5 मेंबर जो चुने गए थे, उनके बीच में लड़ाई होती रहती थी। और इसी के चलते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, और इसी का फ़ायदा उठाया हमारे नेपोलियन बोनापार्ट में। और वो 1793 से लेकर 1796 तक उसने कॉन्कर कर लिया, और वो जीत गया। हमारा नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांस का एक डिक्टेटर बन गया। ओके, नेक्स्ट है कि जी डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द वुमेन। वुमेन की कंडीशन बतानी है 18th सेंचुरी में फ्रांस में कैसी थी, फ्रेंच सोसाइटी में वुमेन की क्या हैसियत थी। तो मैं आपको बता दूं, वर्क फॉर सब्सिस्टेंस, यानी अपनी दिनचर्या, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए उनको काम करना पड़ता था। उनको पढ़ाई का एक्सेस नहीं दिया जाता था, ना उनके पास जॉब ट्रेनिंग थी। ज़्यादातर जो हमारी वुमेन्स होती थी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, वो लॉन्ड्री ड्रेसेस, मतलब जो कपड़े साफ़ करने का काम हो गया, ठीक है, फ्लावर बेचने का काम हो गया, डोमेस्टिक सर्वेंट का काम हो गया, ऐसे काम करने पड़ते थे उनको, ठीक है। साथ ही में उनकी वेजेस जो थी, ठीक है, बहुत ही कम हुआ करती थी मेन से। अगर वो इक्वल काम भी करती थी ना, तब भी उनको कम ही देते थे पैसे। तो ये था उनके साथ बहुत बुरा। और साथ ही में उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। वोटिंग राइट्स उनको बहुत ही बाद में मिले, 1946 में उनको वोटिंग राइट्स मिले, जबकि हम 70s के टाइम की बात कर रहे हैं, हमको पता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बाद में उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, ठीक है। तो तब फ्रेंच सोसाइटी के अंदर 18th सेंचुरी में तो उनके पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ द थिंकर एंड द फिलोसफर इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं वैसे आपको पहले ही बता दूँ, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन मेरे लेने का एक बहुत बड़ा मोटिव था। सबसे बड़ा रीज़न इसका ये था कि ना, आप इसमें देखोगे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे मॉन्टेस्क्यू हो गया, वॉल्टेयर हो गया, जीन हो गया, ठीक है, रोजियो, जीन रोजियो हो गया, और लॉकी हो गया, जॉन लॉकी। ये मैंने नाम पता है क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप देखोगे इन्होंने ज़्यादातर बुक लिखी है, जैसे स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने। साथ ही में हमारी जो दूसरी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जीन रोजियो ने लिखी। साथ में जॉन लॉकी ने भी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने इसलिए लिखा है। तो फिलोसफर का भी बहुत अलग अलग रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। लोगों को जागरूक करने में फिलोसफर ने बहुत अहम भूमिका निभाई, लोगों को एडुकेट करा, ठीक है, लोगों को अपनी बुक के माध्यम से एडुकेशन दी, नॉलेज दी कि भैया आपको इस किंग के खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा।
जैसे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू ने भी एक बुक लिखी थी कि भैया ये वैसे तो इसका नोबल में जन्म हुआ था, बट ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि भैया कोई भी है ना भेदभाव करे किसी से, सबको इक्वालिटी देना चाहता था ये। साथ में वॉल्टेयर ने भी कंडेम करा कि भैया चर्च की जो प्रिविलेज है ना वो ख़त्म कर देनी चाहिए। जो रोजू था उसने ये कहा था कि ना कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक राजा और लोगों के बीच में, राजा और उसकी प्रजा के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर राजा अपना काम ढंग से नहीं कर पाता ना तो उसको हटा देना चाहिए, उसकी बस की नहीं, उसको हटा देना चाहिए। जॉन लॉकी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसने भी बोला था कि मोनार्क का खंडन कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बताना आपको 18th और 19th सेंचुरी में। ये भी बहुत कम आता है बट आता है दोस्त, तो इसलिए करना ही है, छोड़ना तो कुछ नहीं है। चैप्टर समझ के यहाँ पर आओगे तो फिर मज़ा आ जाएगा क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो एक्चुअल में ये 3 जगह थी, ठीक है, बॉर्डोक्स, नेंटेस और अफ्रीका कोस्ट में। यानी मैं आपको बताऊँ 3 जगह, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड होता था उसी को हम कहते थे स्लेव ट्रेड। अब ये स्लेव क्या होता है? स्लेव का मतलब होता है जो दास होते हैं। मतलब अफ्रीका के कोस्ट से क्या किया जाता था, लोगों को शिप्स में भरा जाता था। व्हेन ऐसे भरा जाता था तो भरा जाता था मतलब पटका जाता था, उनको खाना वाना नहीं दिया जाता था और उनको फिर उतारा जाता था फ्रांस के अंदर कि भैया आप काम करो आप, और उनसे काम करवाया जाता था। अफ्रीका की कोस्ट पे बहुत सारे जो होते थे ना चीफ जो होते थे, है ना, जो एक होता है ना कबीले के जो हेड होते थे, उनसे ख़रीदे जाते थे ट्रेड को, सॉरी स्लेव को, और उनको फिर लाया जाता था फ्रांस में और यूरोप में काम वगैरह करने के लिए। ठीक है, इंडिगो की खेती, शुगर की खेती, कॉफ़ी की खेती उगाने के लिए, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी खुद नहीं करना चाहती थी ये काम। देखो कितना बुरी सोच थी उन लोगों की, खुद नहीं करना चाहते थे और बाकी लोगों को ला के बिल्कुल स्लेव की तरह काम करवाते थे। बहुत ही बुरी हालत थी। और स्लेव ट्रेड कब बैन हुआ था फ्रांस के अंदर, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपको पता होना चाहिए। चलो जी, ये तो हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आने ही वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या जो भी इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, मैंने जो चैप्टर समझाया है, जो मैंने एमसीक्यू बताए हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बताए हैं, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर, आपको एमसीक्यू और आपको ये प्रीवियस ईयर के अंदर दिखा सकता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा एक और बात यार, इसमें कुछ और क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे कि ये हमारे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पहला तो आउटब्रेक फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, ये मैं बता चुका हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंच सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन हुआ था इससे किसको फ़ायदा हुआ, ठीक है, किसको नुकसान हुआ, और साथ ही में किसको डिसअपॉइंट होना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्रेंच सोसाइटी में जो रेवोल्यूशन हुआ था सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ मिडिल क्लास लोगों का, जो थोड़े से अमीर थे, थर्ड स्टेट के अमीर लोगों का फ़ायदा हुआ। और नुकसान किसका हुआ? ऑब्वियस सी बात है क्लर्गी और नोबिलिटी का, क्योंकि उनको अपनी पावर देनी पड़ी। और डिसअपॉइंट किसको होना पड़ा? हमारे थर्ड स्टेट के गरीब लोगों को डिसअपॉइंट होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या क्या सीख मिली, वही डेमोक्रेसी वाला आइडिया जो मैं नोट्स उसमें कवर करवा चुका हूँ अभी जो क्वेश्चन देखा था हमने। नेक्स्ट है आपको लिस्ट बतानी है, वही सारी की सारी लिस्ट बतानी है जो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीखने के लिए मिलती है। ओके, और ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें ये बताना है कि यूनिवर्सल राइट, आपको पता है ना चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, ये मैन के राइट के लिए एक वो हुआ था, है ना। तो उसमें बता रखा है कि उसकी कुछ प्रॉब्लम भी थी, बिल्कुल उसकी कुछ प्रॉब्लम भी थी। पहली बात तो कि उसमें सब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं था, वो सिर्फ अमीरों को ही वोटिंग राइट्स दिया जाता था, गरीबों के लिए वोटिंग राइट्स नहीं था। साथ में वुमेंस को वोटिंग राइट्स नहीं था। और साथ में ये तो बोला गया था कि आपको क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या अच्छे काम करने हैं, क्या क्या एक दायित्व होता है, ड्यूटी होती है एक बंदे की, बट साथ में ये नहीं लिखा गया था क्या कि अगर कोई बंदा गलत काम करता है कि उसके साथ क्या होना चाहिए, ये नहीं लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। मैं आपको बता ही चुका हूँ, डायरेक्टरी और लेजिस्लेचर इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, उसी का फ़ायदा उठाया हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने और वो बन गया हमारा डिक्टेटर। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। देखो सीधा इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लैंड करवाना, और मैं आपको बता दूं, मैंने सिविक्स के और इकोनॉमिक्स की और अपनी हमारी जियो की एक वीडियो बनाई है, सबकी अलग अलग वीडियो बनाई है, उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो जाकर ज़रूर देखना आप। बिल्कुल एंड स्क्रीन पे जब आप वीडियो बिल्कुल क्लियर देख लोगे ना, ख़त्म तक देख लोगे, तो आपको बॉक्सेस बने आएंगे, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाकर देखना। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा होगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, क्लिक करोगे सारे चैप्टर आ जाएंगे। और जियोग्राफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चों को बड़ा ख़राब लगता है, क्लाइमेट, उस चैप्टर की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि अगर वो वीडियो देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि दोस्त वो
ईजी कितना चैप्टर था और हम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे उस चैप्टर को छोड़ के। सारे चैप्टर मैं अपलोड करूँगा, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर इंग्लिश मीडियम के सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री का हो गया, साथ में सिविक्स का एक चैप्टर रहता है लास्ट का, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। इको अभी सिलेबस आपका खत्म है। 9th का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म है, एक चैप्टर रहता है, बाकी सारे खत्म है। अब मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो वो वीडियो जाकर देखना मत भूलना। साथ ही मैं आपको बता दूं यार, एक मैंने न्यू चैनल बनाया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर है, बट उस पर 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि और अभी तक मैंने कुछ वीडियो नहीं डाली उस पर, तो बच्चे क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी, मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ, मैंने क्या क्या गलती करी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, आप एक यूट्यूबर कैसे बन सकते हो। सिर्फ यूट्यूबर नहीं, और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिससे एक बच्चा अर्न कर सकता है, स्टूडेंट अर्न कर सकता है, ठीक है, मस्त से। सो उस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूं। तो अगर आपने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया होगा तो आपको नोटिफिकेशन बहुत बाद में मिलेगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल दबा देना, ठीक है जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर करना, और जितना हो सके लोगों को बोलो कि जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार तो हमें 40,000 क्लियर करने ही करने हैं, हमारे पास सिर्फ 9 दिन रह गए हैं, ठीक है जी। सो और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे करना मत भूलना, क्योंकि यार मैंने देखा बहुत सारे लोगों के चैनल हैक हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के चैनल हैक हो रहे हैं, और तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर पे फॉलो कर लेना। अगर कोई ऐसी बातचीत हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाता है तो आप वहाँ पर मेरी हेल्प कर सकते हो, सिर्फ रीट्वीट करके, ठीक है। और साथ ही में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देखा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी जा सकते हो। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नोट्स वगैरह और मैं बाकी सारी की सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है जी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जितना भी आपने किया है धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।